नमस्कार। आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेजर थिंकर्स ऑफ एजुकेशन एंड देयर प्रैक्टिस पर बात करेंगे। हम पूर्व की जो हमारे व्याख्यान थे उनमें पाश्चात्य विचारकों का शिक्षा दर्शन क्या रहा है, इस पर हमने चर्चा करी और हमने रूसो के बारे में विस्तृत चर्चा करी, प्लेटो के बारे में विस्तृत चर्चा करी। आज हमारा जो चर्चा का विषय है और जो दार्शनिक है, जो एजुकेशनिस्ट है, जो फिलोसोफर हैं, वो है जॉन डेवी। जॉन डेवी बहुत ही एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद रहे हैं। जॉन डेवी का जन्म बर्लिन शहर में 1859 ईस्वी से पूर्व हुआ। पिता साधारण व्यवसायी एवं माता आदर्श महिला थी। जॉन डेवी पर माता का प्रभाव अधिक पड़ा। 19 वर्ष के आयु में बीए की उपाधि प्राप्त की उन्होंने और उसके बाद में दर्शन शास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त होने के कारण उन्हें 1 वर्ष तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात अध्यापक बन गए। 1882 में कांट के दर्शन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और मिशिगन विश्वविद्यालय में अध्यापन कराने लगे। जॉन डेवी के जब जीवन परिचय की और कार्य की हम बात करते हैं तो हमें ये विस्मृत नहीं करना चाहिए कि 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए। 1902 से 1904 तक जॉन डेवी स्कूल ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर पद पर आसीन रहे। तत्पश्चात सन 1904 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई उनकी और 1930 में प्रोफेसर से सेवा मुक्त हुए। इस दौरान उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना भी की जिसे लेबोरेटरी स्कूल कहा गया। सन 1942 में विश्व के महान दार्शनिक जॉन डेवी की मृत्यु हो गई और इस प्रकार से जॉन डेवी ने अपना उनका जीवन काल था उसमें उन्होंने जो ज्यादा से ज्यादा अपना समय है वो अध्ययन और अध्यापन का दिया। क्योंकि वो दर्शन शास्त्र में उनकी विशेषज्ञता थी और दर्शन में ही उन्होंने पीएचडी करा था, तो वो दर्शन शास्त्र का अध्यापन भी कराते रहे और विभिन्न अकादमिक जो उनके पद थे उन पर आसीन रहे। शिक्षा के लिए उन्होंने जो स्कूल करी वो लेबोरेटरी के नाम से जानी गई। लेबोरेटरी जो शब्द आता है तो वहां अपने आप में एक क्रिया या ये हम कहें कि जहां पर कुछ करके देखने जैसी बात की गई है। उसके बाद जॉन डेवी का जो जीवन काल था, तत्पश्चात हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जॉन डेवी ने अपने जीवन काल में जो अपना कार्य करा, व्यावसायिक और जो उनकी व्यावसायिक यात्रा रही, उस व्यावसायिक यात्रा में और कौन सी चीजें हैं जिन्हें उन्होंने जोड़ा और तब चर्चा आती है कि जॉन डेवी की रचनाएं कौन कौन सी रही। जॉन डेवी की रचनाओं में जो सबसे प्रथम रचना उनकी बात की जा रही है वो है द स्कूल एंड द सोसाइटी। 1899 में जॉन डेवी ने अपनी प्रथम रचना उनकी प्रकाशित हुई और समाज के और राष्ट्र के सामने आई, वो थी स्कूल और सोसाइटी, यानी विद्यालय और समाज। विद्यालय और समाज का क्या संबंध है और किस तरह की संरचना है, आपस में क्या तारतम्य है, इसके ऊपर उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति द स्कूल एंड द सोसाइटी में की है। दूसरी उनकी जो रचना आई वो 1902 में आई और उस रचना का जो टाइटल था वो था द स्कूल एंड द कैरिकुलम, यानी विद्यालय और पाठ्यक्रम। विद्यालय कैसा होना चाहिए और उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस पर उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति और दर्शन को मद्देनजर रखते हुए की। तत्पश्चात 1907 में जॉन डेवी की एक और रचना आई जो थी द स्कूल एंड द चाइल्ड, यानी विद्यालय और बालक। विद्यालय और बालक यानी विद्यालय और बालक का संबंध, उनका किस प्रकार से विद्यालय और बालक एक साथ लेके चला जाएगा, विद्यालय बालक के लिए क्यों जरूरी है, बालक की अपनी क्या महत्व है, ये सारी चीजें इसमें चर्चा की गई। उसके बाद 1910 में एक और रचना आई हाउ वी थिंक, किस प्रकार से हम सोचे। ये एक रचना थी जिसमें उन्होंने दर्शन के बारे में विस्तृत चर्चा की। 1913 में पुनः एक रचना का प्रकाशन हुआ और वो थी इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन, यानी रुचि और प्रयास। किसमें? एजुकेशन में। शिक्षा के क्षेत्र में जो रुचि
और रुचियों के लिए किए जाने वाले प्रयास है, उन पर जॉन डेवी ने अपनी इस रचना में चर्चा की। 1915 में स्कूल ऑफ टुमारो यानी कल के विद्यालय, आने वाले भविष्य के विद्यालयों के बारे में उन्होंने चर्चा की। 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जनतंत्र और शिक्षा, यानी शिक्षा और जनतंत्र, जनतंत्र में शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षा का जनतंत्र से क्या संबंध है, इस पर विस्तृत चर्चा जॉन डेवी ने अपनी जो पुस्तक है डेमोक्रेसी और एजुकेशन, उसमें 1916 में उन्होंने की। 1920 में रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, पुनर्संरचना, दर्शन की में पुनर्संरचना पर उन्होंने बात करी। और उसके बाद 1938 में एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, यानी हमारे जो अनुभव है और उनके साथ शिक्षा, इस पर उनकी एक और रचना आई। एंड उसके बाद में 1940 में एजुकेशन ऑफ टुडे, यानी आज की शिक्षा। अब देखिए, जब मैंने रचनाओं के बारे में आपसे चर्चा की तो उन्होंने बालक यानी विद्यार्थी, समाज और शिक्षा, तीनों चीजों को, उनको जो जितनी भी सारी भी उनकी रचनाएं थी, उनका केंद्र कहीं ना कहीं एजुकेशन, बालक और सोसाइटी रहा है और विद्यालय, जिसमें जैसे पहली उनकी रचना थी स्कूल और सोसाइटी, फिर उन्होंने स्कूल और कैरिकुलम पे बात करी, फिर उन्होंने स्कूल और बालक पर बात करी, फिर हमारी सोच पर बात करी, फिर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट और प्रयासों पर बात करी, कल का विद्यालय कैसा होगा, जनतंत्र में एजुकेशन कैसी होगी, फिलॉसफी की पुनर्रचना संरचना कैसे की जाए, एजुकेशन के साथ अनुभवों को जोड़ना और आने वाली एजुकेशन ऑफ टुडे और आज की वर्तमान की शिक्षा कैसी होगी। ये कुछ रचनाएं जो मुख्य रचनाएं थी वो जॉन डेवी की प्रकाशित हुई और इन रचनाओं से आज भी शिक्षा और समाज लाभान्वित हो रहा है। जॉन डेवी की रचनाओं के बारे में चर्चा करने के बाद हमें जॉन डेवी का दर्शन क्या था, यानी वो कैसे सोचते थे, उनके जीवन का दर्शन क्या था, उसके बारे में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और उसी श्रृंखला में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि डेवी ने कहा था कि मनुष्य के विकास के लिए सामाजिक वातावरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज के बिना मनुष्य अधूरा है और मनुष्य का यदि विकास होगा तो वो सामाजिक वातावरण में रहकर ही होगा, यानी समाज ही मनुष्य का विकास कर सकता है। उनके अनुसार समाज में रहकर ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव है, बिना समाज के तो मनुष्य बिल्कुल पशु तुल्य हो जाएगा। शुद्ध चिंतन एवं मनन एकांत में कठिन है। चिंतन के लिए कारण आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी कारण, आवश्यकता और संघर्ष के चिंतन संभव ही नहीं। शुद्ध चिंतन और मनन एकांत में कठिन है। जब मनुष्य बिल्कुल एकांत में होता है तो उसमें चिंतन और मनन कठिन होता है, क्योंकि एकांतवास जो है वो बहुत सारी आवश्यकताओं और बहुत सारे संघर्षों से मुक्ति दिला देता है। इसलिए चिंतन के लिए क्या है, कारण आवश्यक है, क्योंकि बिना किसी कारण और आवश्यकता और संघर्ष के मनुष्य चिंतन करता ही नहीं है। हमारे सामने जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जब हमारे सामने कोई दुविधा होती है, जब कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है, तब हम विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको जागृत करते हैं। तो जो हमारा चिंतन है उसके पीछे कारण, संघर्ष और आवश्यकता तीनों छुपे हुए हैं, और ये तभी संभव है जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्योंकि चिंतन कौन करता है, मनुष्य करता है। मनुष्य क्यों करता है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। तो इसलिए यदि मनुष्य के मस्तिष्क का, उसके जीवन का विकास करना है, प्रगति करनी है, तो समाज उसके लिए बहुत आवश्यक है। समस्या के समाधान हेतु मनुष्य का मस्तिष्क क्रियाशील होता है और क्रियाशीलता ही जीवन है, क्योंकि जो क्रियाशील नहीं है वो मृत पशु के समान है। जिस मनुष्य में क्रिया नहीं है, जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता, देखिए मैं इसको आपको इस उदाहरण से समझाना चाहूंगी। अक्सर हम मेडिकल साइंस में और कोई बहुत ही गंभीर व्याधि से जब ग्रस्त होता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है, तो एक स्टेज कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी आती है या बीमार व्यक्ति के जीवन में ऐसी आती है जब कहा जाता है कि उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है।
इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य के मस्तिष्क ने क्रिया करना बंद कर दिया है, और जब मस्तिष्क क्रियाशील नहीं होता है तो मनुष्य का जीवन मृत पशु के समान होता है, अर्थात क्रियाशीलता ही जीवन है। यानी क्रिया होती रहेगी तो जीवन है, और क्रिया तब होगी जब मनुष्य जागृत अवस्था में होगा, और जागृत अवस्था में तब होगा जब वो चिंतन और मनन करेगा, और चिंतन और मनन जब करेगा जब उसकी आवश्यकता होगी, उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई संघर्ष होगा, और कारण, आवश्यकता और संघर्ष जो है वो सामाजिक प्राणी के लिए है। तो इस प्रकार से जो जॉन डेवी का दर्शन था, उन्होंने कहा है कि मनुष्य का विकास जो है वो समाज में ही हो सकता है, और सामाजिक व्यवस्था जो है वो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। डेवी प्रयोजनवादी, अनुभववादी, प्रयोगवादी दार्शनिक है। उनके अनुसार दर्शन निष्क्रिय विचार नहीं अपितु ज्ञान है। सत्य वही है जो व्यवहारिक और उपयोगी है। डेवी देवीय चमत्कार, शक्तियों और भाग्य की कल्पना की अपेक्षा कर्म और क्रिया पर बल देते थे। डेवी कैसे थे? प्रयोजनवादी, यानी हम यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन छुपा हुआ होता है। अनुभववादी, यानी अनुभव के उपरांत हमारी धारणाएं, हमारे विचार विकसित होते हैं। प्रयोगवादी, या जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब कोई प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हमारे सामने कोई एक सिद्धांत, कोई एक नियम उभर के आता है। तो इस प्रकार से जो जॉन डेवी हैं वो प्रयोगवादी, अनुभववादी और प्रयोजनवादी दार्शनिक रहे हैं। उनके अनुसार दर्शन निष्क्रिय विचार नहीं है, निष्क्रिय। मैंने अभी पहले ही आपसे चर्चा की है कि क्रियाशीलता आवश्यक है, यानी जो विचार है वो भी दर्शन कैसा है? निष्क्रिय नहीं है, उस दर्शन में क्रियाएं समाहित है। अपितु ज्ञान है, निष्क्रिय नहीं है, अपितु ज्ञान है दर्शन में। और सत्य वही है जो व्यवहारिक और उपयोगी है। सत्य हमने उसको स्वीकार किया है, जॉन डेवी ने उसको स्वीकार किया है जो व्यवहारिक हो और जो उपयोगी हो। केवल कहने मात्र से कोई भी जो कथन है या कुछ भी सत्य नहीं है, वो सत्य उपयोगी भी होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए। ऐसे ही जॉन डेवी देवीय चमत्कार, शक्तियों और भाग्य की कल्पना की अपेक्षा कर्म और क्रिया पर बल देते थे। अब यहाँ पर यदि जॉन डेवी को एक उदाहरण से हम यहाँ पे स्पष्ट करना चाहें, इनके इस कथन को स्पष्ट करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि गीता का जो सार है या गीता का ज्ञान है कि कर्म करने से ही भाग्य का उदय होता है। कर्म करते जाइए, कर्म पर बल दीजिए। सत्य, मूल्य और समाज, सत्य, मूल्य और समय व्यक्ति तथा स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं। प्रत्येक क्रिया की जड़ में उद्देश्य निहित होते हैं। सत्य, मनुष्य, माफी चाहूंगी, सत्य, मूल्य और समय वो व्यक्ति और स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं। सत्य यानी सच्चाई, किसी एक व्यक्ति के लिए जो सत्य है वो हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति और किसी अन्य स्थान पर वो उतना सारगर्भित नहीं हो, उतना उपयोगी नहीं हो। मूल्य भी समय समय पर बदलते रहते हैं। और इसी प्रकार से ये जो तीनों चीजें हैं, सत्य, मूल्य और समय, ये व्यक्ति और स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रिया की जड़ में उद्देश्य निहित होते हैं। कोई भी कार्य होता है उसमें उद्देश्य आवश्यक होते हैं। इस प्रकार से जो जॉन डेवी है उन्होंने अपने जो उनका दर्शन था, दर्शन में उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है, और उन्होंने दर्शन को अनुभव और प्रयोग की प्रक्रिया माना है। जॉन डेवी का मानना था कि दर्शन जो है उसकी आधारशिला अनुभव और प्रयोग पर आधारित है। तो उन्होंने सबसे पहले इस प्रक्रिया में कहा कि समस्या की अनुभूति, किसी भी मनुष्य या किसी भी व्यक्ति का जो दर्शन एक दर्शन बनता है उसमें समस्या की अनुभूति, यानी हमारे सामने जब कोई समस्या आती है, जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, जब अनुभव करते हैं, तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि कोई समस्या को अनुभव किया जाना, उसका उससे साक्षात्कार किया जाना, उसको अनुभव किया जाना, उसके वो चुनौती हमारे सामने आना। उसके बाद में स्थिति का विश्लेषण एवं समस्या के केंद्र की खोज। फिर जो स्थिति है उसका विश्लेषण, विचार विश्लेषण किया जाता है कि ये स्थिति, ये समस्या यदि उत्पन्न हुई है तो इसका विश्लेषण किया जाए, और समस्या के केंद्र की खोज, कहाँ से उत्पन्न हुई,
क्यों हुई और किस लिए हुई, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी खोज की जाती है और उसके बाद समाधानों की खोज और निश्चित समाधान के लिए प्रयोग, और अंत में जब दर्शन विकसित होता है तो जो भी हमारे सामने समस्याएं हैं उनके समाधानों को खोजा जाता है और उनके लिए निश्चित समाधान की स्थापना की जाती है, प्रयोग किया जाता है। तो जो जॉन डीवी का दर्शन है उसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया अनुभव और प्रयोग पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले समस्या को अनुभव करना, फिर उसका विश्लेषण करना, उसके केंद्र को खोजना कि वो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई और क्यों उत्पन्न हुई, और फिर समाधानों की खोज करना यानी उसका निराकरण करना, समाधान ढूंढना, और उसके पश्चात निश्चित समाधान के लिए उसका प्रयोग करा जाना। इस प्रकार से जॉन डीवी की एक दर्शन की एक प्रक्रिया रही है। जॉन डीवी की जब हमने हम जॉन डीवी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनके दर्शन के बारे में जब हमने उनकी चर्चा करी तो दर्शन में ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि जॉन डीवी जो है वो उन्होंने केवल ऐसे बात नहीं करी, हवा में बात नहीं करी। उनकी सारी जो दर्शन है वो अनुभव पर और प्रक्रिया पर और प्रयोग पर आधारित है। जॉन डीवी का दर्शन जान लेने के बाद में आवश्यक है कि जॉन डीवी की शैक्षिक विचारधारा की क्या थी, इस पर भी विस्तृत विचार विमर्श कर लिया जाए, क्योंकि जो हमारी ये व्याख्यान श्रृंखला है इसके मध्य में हमारी शिक्षा है, यानी शिक्षा के विषय में विभिन्न पाश्चात्य और जो हमारे भारतीय दार्शनिक है उनकी विचारधारा क्या रही है। जॉन डीवी की शैक्षिक विचारधारा में शिक्षा स्वयं एक जीवन है, ऐसा जॉन डीवी का मानना था। यानी शिक्षा स्वयं में एक जीवन है, ऐसा शिक्षा के बारे में कहते हुए उन्होंने स्वीकार किया। शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, यानी शिक्षा जो है वो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। समय, स्थान और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा का पुनर्निर्माण होता रहता है। इसको हम यदि समझे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो आप देखेंगे कि समय समय पर शिक्षा और हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्यक्रम में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि हम अल्पावधि की बात करें तो 3 साल, और यदि हम बहुत लंबी अवधि की बात करें तो 5 से 10 साल के बीच में हमारे पाठ्यक्रम में मूलभूत अंतर आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। यानी पाठ्यक्रम को दोबारा से उसकी पुनर्निर्माण और पुनर्संरचना कर दी जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी का आविष्कार हो रहा है, जैसे जैसे संसाधन बढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन आ रहे हैं, आवश्यकता बढ़ रही है, उद्योग धंधों का प्रारूप बदल रहा है, वैसे वैसे शिक्षा आवश्यकता के अनुसार बदलती जाती है। तो जॉन डीवी तो पहले ही वो अनुभववादी, प्रयोगवादी और प्रयोजनवादी दार्शनिक रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के साथ साथ चलती है, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार चलती है। उनका वो कथन जो है कि मनुष्य का जो विकास है वो सामाजिक व्यवहार उसके लिए बहुत जरूरी है। तो समाज के व्यवहार के लिए शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा विकास का स्वरूप है, यानी शिक्षा से विकास का स्वरूप है, शिक्षा से ही विकास होता है। विकास देखिए किस प्रकार से शिक्षा विकास का स्वरूप है कि शिक्षा के माध्यम से ही विकास हो रहा है, धारणाएं परिवर्तन हो रही है, रूढ़ियां समाप्त हो रही है, जो हमारी जिनके हम बात करते हैं, चमत्कारों की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और जो अवधारणाएं या जो रूढ़ियां या जो एक मानसिकता हमारी थी वो परिवर्तित हो रही है। और ऐसे ऐसे शिक्षा के माध्यम से नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, और इस तरह से व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का विकास हो रहा है। स्वयं को वातावरण के अनुकूल और वातावरण को स्वयं के अनुकूल बनाना ही वास्तविक शिक्षा है। बहुत ही सुंदर शब्दों में जॉन डीवी ने अपनी शैक्षिक विचारधारा को देते हुए कहा है कि स्वयं को वातावरण के अनुकूल और वातावरण को स्वयं के अनुकूल बनाना ही वास्तविक शिक्षा है। बालक जो होता है वो कच्ची मिट्टी के जैसा होता है, और वो उसको वातावरण के अनुकूल, शिक्षा जो है वो सामंजस्य सिखाती है, शिक्षा सहयोग सिखाती है, शिक्षा से सद्भावना आती है,
शिक्षा से विचारों में परिपक्वता आती है। शिक्षा चिंतन और मनन की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा भातृत्व की भावना लेकर के आती है। शिक्षा प्रेम, दया, करुणा आदि का विकास करती है। तो स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाना, यानी परिस्थिति जन्य निर्णय लेकर के जो वातावरण है, जिस वातावरण में है उसके अनुसार स्वयं को बनाना और वातावरण को स्वयं के अनुकूल बनाना ही वास्तविक शिक्षा है। बहुत ही एक अभी की परिस्थिति में या आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी, देखिए शिक्षा हमें क्या करती है, स्वयं को वातावरण के अनुकूल और वातावरण को स्वयं के अनुकूल। जब से 13 महीने हो गए, 13 महीना क्या, वैसे तो 15 महीने ही हो गए हैं, लेकिन 13 महीने से यदि हम मार्च 2020 से लेकर के आज 16 अप्रैल तक की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें हमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोविड-19 में शिक्षित वर्ग जो है वो ज्यादा वातावरण के अनुकूल हुआ है और उसने ज्यादा से ज्यादा स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाया है और वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को जल्दी, शीघ्रता से वो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, समाहित कर लेता है, समायोजन की क्षमता उसमें ज्यादा होती है। और हम सब ने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। हम सब वातावरण को भी अपने अनुकूल बना रहे हैं। तो ये जॉन डेवी की देखिए आप के ये समझ लीजिए कि 100 वर्ष पूर्व, यानी 100 वर्ष पूर्व जो कही गई या उनके विचार थे, वो आज की परिस्थितियों में भी कितने बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और उनकी उपयोगिता को हम समझ सकते हैं। डीवी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा उन समस्त शक्तियों के विकास का नाम है जिनके द्वारा मनुष्य में अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा समस्त शक्तियों के विकास का सामर्थ्य उत्पन्न हो। यानी जॉन डेवी ने स्वयं शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा उन सब शक्तियों के विकास का नाम है। कौन सी शक्तियां? जिनके द्वारा मनुष्य में अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी समस्त शक्तियों के विकास का सामर्थ्य उत्पन्न हो सके। यानी जो भी वातावरण है उस वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए और जितने भी शक्तियां हैं उनके विकास का सामर्थ्य स्वयं में उत्पन्न हो जाए। ये शैक्षिक जो शिक्षा के ऊपर जॉन डेवी ने एक परिभाषा दी है। जॉन डेवी की शैक्षिक विचारधारा पर ही आगे जॉन डेवी ने कहा है। डेवी ने कहा, शिक्षा का प्रारंभ बालक की योग्यताओं, रुचियों तथा आदतों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद ही होना चाहिए। इन शक्तियों, रुचियों तथा आदतों का सतत विश्लेषण भी करते रहना चाहिए। अर्थात हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि उनका अभिप्राय क्या है। शैक्षिक विचारधारा पे जॉन डेवी ने कहा, जो मैंने अभी आपके सामने चर्चा की, कि शिक्षा का प्रारंभ बालक की योग्यताओं, यानी उसमें योग्यता क्या है, कितनी उसकी योग्यता है, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, तथा आदतों और उसकी हैबिट्स का मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद ही होना चाहिए। यानी किसी भी बालक को यदि हम शिक्षित कर रहे हैं, उसे हम शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा देने से पूर्व उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसका इंटरेस्ट और उसकी हैबिट्स का साइकोलॉजिकली एनालिसिस होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। उसके बाद ही उसकी शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। इन शक्तियों, रुचियों तथा आदतों का सतत विश्लेषण भी करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बालक को आपने शिक्षा देना प्रारंभ किया और आपने एक बार उसकी क्षमताओं को, उसकी योग्यताओं को, उसकी आदतों को, रुचियों को जान लिया और बस आपने एक बार जो निर्धारित कर दिया वो अंत तक चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी शक्तियां, रुचियां और आदतें हैं, इनका सतत विश्लेषण करता रहना चाहिए, निरंतर। जो अभी सीसी की हम बात कर रहे हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी विद्यार्थी का जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता रहना चाहिए, जिससे बालक को, विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा
का चयन भली प्रकार से हो पाए और वो जो शिक्षा है वो उसके भविष्य के लिए उपयोगी हो, उसके व्यवसाय के लिए उपयोगी हो, उसके आत्मनिर्भरता के लिए उपयोगी हो, उसके कर्म के लिए उपयोगी हो, ये निरंतर हमें करते रहना चाहिए। ये जॉन डेवी ने अपनी शैक्षिक विचारधारा में बालक के लिए शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए उस पर कहा है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख 2 अंग हैं। पहला अंग है मनोविज्ञान और दूसरा अंग है समाज। तो जॉन डेवी जो है उन्होंने स्वाभाविक रुचियां कहा है कि 4 होती है। जॉन डेवी ने जब शिक्षा के 2 प्रमुख अंगों की बात करी, मनोविज्ञान और समाज की, तो उन्होंने ये भी कहा कि 2 अंगों के साथ साथ समाज एवं मनोविज्ञान एवं स्वाभाविक रुचियां 4 होती हैं। अंग 2 होते हैं लेकिन स्वाभाविक जो रुचियां हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी स्वाभाविक रुचियां होती है? मनोविज्ञान के बारे में कोई विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मन का विज्ञान मनोविज्ञान है और समाज के बारे में हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हम जानते हैं कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है वो समाज है। हमारा घर परिवार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, ये सारे हमारे रिश्तेदार सब समाज का हिस्सा हैं। और उन्होंने जो 4 रुचियों की बात कही उनमें उन्होंने कहा कि बातचीत करने की रुचि यानी वार्तालाप जो आपका है उसकी रुचि, अन्वेषण तथा परीक्षण की रुचि यानी कुछ खोजने की जो प्रवृत्ति है और उसके बाद में उसको जो टेस्ट करने की परीक्षण की रुचि है वो रुचि, रचना की रुचि, आप यदि कोई सृजन कर रहा है बालक तो वो रुचि, और कलात्मक अभिवृत्ति की रुचि यानी अगर कोई भी क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं तो उसके एप्टीट्यूड की रुचि। इस प्रकार से जॉन डेवी ने शिक्षा के 2 प्रमुख जो अंग बताए और 4 रुचियां बताई, वो मनोविज्ञान, समाज, ये 2 अंग हैं और इन 2 अंगों के साथ 4 रुचियां जुड़ी हुई है। वार्तालाप करने की रुचि, अन्वेषण और परीक्षण की रुचि, रचना की रुचि और कलात्मक अभिवृत्ति की रुचि। आज का जो हमारा ये व्याख्यान था, इस व्याख्यान में हमने जॉन डेवी जो एक महान दार्शनिक हुए हैं, जो प्रयोजनवादी, प्रयोगवादी और अनुभववादी रहे हैं, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा करी। और चर्चा में हमने जॉन डेवी का जो दर्शन है यानी जीवन दर्शन और उनका शिक्षा दर्शन है उस पर हमने एक विस्तार से चर्चा करी। मैं आशा करती हूँ कि निश्चित रूप से आप इसे आत्मसात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अब आगे का जो हमारा व्याख्यान होगा उस पर हम जॉन डेवी के ने विद्यालय के बारे में क्या कहा है, पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा है, उनके अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।